I call equity as the easiest way to make CRs in India, not lakhs. Lakhs बनाने का सबसे अच्छा तरीका सैलरी, बट सैलरी से कोई करोड़ नहीं बना पाता, बिकॉज आप जो भी सैलरी बनाते हो आप 30-40% से ऊपर सेव ही नहीं कर सकते. सुंदर पिचाई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट गूगल. हैड ही इमेजिन्ड कि यार मैं गूगल में सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही करूंगा, वुड ही हैव बिकम द CEO ऑफ गूगल? एब्सोल्युटली नो. सैलरीज और लाइफस्टाइल, बट इक्विटी इज लाइफ. सैलरी विल कीप यू हैप्पी टुडे. इक्विटी हैज द पोटेंशियल टू टेक केयर ऑफ यू टुडे, टुमारो एंड इवन द डे आफ्टर. You are valued at 300 or 400 crores. एक साल में अगर तो मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ जो 100% वर्क कर सकता है. There are only 3 ways to get rich in life. The number one is you have a head start. India में, for example, most people start making significant money by the age of 27-28. Second is parents are very lazy in helping their kids in identifying the right stream. तो वो बंदा पूरी जिंदगी अगर 70-80% लाया है, वो कभी क्लास के टॉप 10 परसेंटाइल में नहीं आया, तो सडनली वो ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 1% में आ जाएगा. वो हो ही नहीं सकता. 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आपको टॉप 1% में आना है. दिस नॉट लॉजिक, इट्स होप. इंडिया के सबसे इम्पैक्टफुल एडटेक फाउंडर्स में से एक मुकुल रुस्तागी क्लास प्लस के CEO और को फाउंडर और पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं. IIT रुड़की से ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने अपना ग्लोबल ट्रेडिंग करियर छोड़कर एडटेक में बदलाव लाने का फैसला लिया. कोचिंग बिजनेस लगभग 50,000 करोड़ का है. 5 लाख बच्चे तो कोचिंग जाते ही होंगे. 2023 में 25 बच्चों ने अपनी जान दी थी. उसके बाद जब ये IIT के अंदर जाते हैं, एवरेज पे पैकेज कितना होता है? 14-15 lakhs. Best case. India has a tendency to over celebrate outliers. If it can happen to somebody, if it can happen to us. Now this kid is technically coming from a life of the last 10 years, एक substandard job में. By this time, your child has lost all sense of will and strength to take any sort of decision making for themselves. Then they will go and marry and have kids in a couple of years. And then they are obviously burdened by societal expectations and customs. So इसी टाइम पे वो basically 1 करोड़ रुपए का घर भी ले लेंगे, उस पे उनके अगले 20 साल तक लाख रुपए महीने की EMI भी शुरू हो जाएगी. 60% of the working population, they're burnt out. Even when they're making 30 lakhs a year. Because इस टेम्पलेट में कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है ही नहीं. The world's largest company is Nvidia. Nvidia's market cap 5.1 trillion. If Nvidia was a country, it would probably be the 4th richest country in the world. हिस्ट्री के दौर में मेरे को नहीं याद है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज से भी बड़ी होगी. They've had the effect of compounding over the last 20-30 years. You actually have to figure out what gives you the most joy. You can only do something for 2,000-3,000 hours if you really enjoy it. Only if you do it for so much time will you actually get good at it. And Shloka, only if you get as much good at it will somebody actually pay you disproportionately for it. This is the circle of excellence. क्लास प्लस के जरिए उन्होंने इंडिया के ऑफलाइन एजुकेटर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया और आज ये प्लेटफॉर्म 1 लाख से ज्यादा एजुकेटर्स को पावर करता है. फिर उन्होंने पोलारिस स्टार्ट किया, जो एक ऐसा इंडस्ट्री ड्रिवन बीटेक प्रोग्राम है जहां स्टूडेंट्स कोडिंग, अर्ली इंटर्नशिप्स और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ डे 1 से इंडस्ट्री रेडी बन जाते हैं. पोलारिस आज इंडिया के नेक्स्ट जेन बिल्डर्स का लॉन्च पैड बन चुका है और हम बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर मुकुल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं. 1930 में इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास इंडिया की 20% वेल्थ थी, लेकिन आज के डेट पे इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास इंडिया की 40% वेल्थ है. यानी कि आज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल हो गया है इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश राज. लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम ब्रिटिश राज या अनइक्वालिटी की बात नहीं करने वाले. हम ये बात करने वाले हैं कि आप टॉप 1% में कैसे जा सकते हैं. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने 34 ईयर्स की उम्र में अपनी नेटवर्थ 300 to 400 करोड़ कर ली है और ये हमको बताएंगे कि अगले 1 साल में आप 1 करोड़ शॉर्ट कैसे कमा सकते हैं और अगले 10 साल में 10 करोड़ कैसे कमा सकते हैं. तो चाहे आप एक फ्रेशर हो जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है या फिर एक मिड करियर प्रोफेशनल, अगर तो आप इनके मेथड्स और इनके टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनकी गारंटी है कि आप इस फाइनेंशियल टारगेट को रीच कर सकते हैं. You can now also listen to our masterclasses on Spotify. Follow Body to Being and stay tuned for more exciting masterclasses. मुकुल, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, you're one of the most successful entrepreneurs that we have today, and perhaps even the most moneyed, because you are valued at what, 300 or 400 crores, and you're 34 years, you're 1 year Yeah, I'm younger 34. Company valuation last round was 40 to 100 CR. हाँ. Me and my co-founder both have like 7.5% roughly. मोटा तो आप एग्जिट करोगे तो आपको 300 करोड़ तो मिल ही जाएंगे. हाँ, अगर एग्जिट करेंगे. And you're 34. हाँ, I'm 34. Now from you I want to know, Yeah. 1 साल में अगर तो मुझे करोड़पति बनना है और मुझे 10 साल में 10 करोड़ चाहिए, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ जो 100% वर्क कर सकता है फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस प्रोग्राम. There are only 3 ways to get rich in life. Either you have a head start, which is basically that you start making money
earlier than your peers, right? Like India में for example, most people start making significant money by the age of 27-28. वो 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, फिर 2 साल MBA करेंगे, फिर MBA के बाद भी कोई एंट्री लेवल जॉब में जाएंगे, फिर 2-3 साल वहाँ पे कंपाउंडिंग होगी, तो करते करते 27-28 इज व्हेन पीपल स्टार्ट मेकिंग सम मनी, जहाँ पे सेविंग्स भी थोड़ी सी मटीरियल हो. मतलब उससे पहले तो इट इज़ mostly daily life expenses, especially if you live in a tier 1 city, right? And I'm talking about a comfortable lifestyle. This is for whatever I'm talking, it is about people who want to live the lifestyle of the top 1% or 5% in the country. It is not for the masses, right? They have a very different ambition and a very different priority list. Second is basically life में आपके पास कुछ हो गया और आपके पास कुछ आर्बिट्राज हो. आर्बिट्राज कुछ नहीं होता, आर्बिट्राज या अनफेयर एडवांटेज टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर लेट्स से कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, अब वो अपने अंडर ग्रेड एजुकेशन में जो उनका चाहे वो बीटेक हो, बीकॉम हो, या फिर कुछ भी हो अंडर ग्रेड हो, बेसिकली वहाँ पे उनको फॉर एग्जाम्पल देयर फैमिलीज आर बेसिकली पेइंग फॉर इट. सो नाउ दे डोंट हैव अ लोन लाइबिलिटी ऑफ इट, और देयर फैमिलीज कैन प्रॉब्ली सेंड देम टू US MBA. नाउ दैट इज अगेन लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ अ अनफेयर एडवांटेज. उसमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है, मतलब इट इज जस्ट एन एडवांटेज. सिमिलरली समबडी वाज born with a knack of let's say playing a particular sport or basically being great at computers or coding, तो जो गॉड गिफ्ट है वो भी एक अनफेयर एडवांटेज है, और लेट्स से स्ट्रोक ऑफ लक. फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस वेयर यू अर्न इन USD while living out of India and spending in INR. Yeah, like the content creation. Like You content get paid creation is US, one yeah. thing, ठीक है. Software jobs are again one of those things. Software jobs, product jobs, design jobs, media jobs, content jobs. ये कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप इंडिया में बैठे बैठे बेसिकली डॉलर में कमा सकते हो. तो आप इंटरनेशनली आप उठाते हो तो 40-50,000 USD टाइप्स की तो बेयर मिनिमम जॉब आती है, तो वो आपकी 45-50 लाख रुपीज़ की जॉब हो गई. इंडिया में बेसिकली आप बैठे हो, एंड मेजोरिटी टाइम ऐसे लोग फिर बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली में भी नहीं रहते, बिकॉज वो तो अपने होम टाउन चले जाएंगे. करेक्ट. वो इंदौर चले जाएंगे, वो बरेली चले जाएंगे, वो झांसी चले जाएंगे, वो कलकत्ता चले जाएंगे, या फिर वो कहीं सूरत चले जाएंगे, जहाँ पे भी बेसिकली उनका घर है. सिटीज़ विच आर नॉट एज मच एक्सपेंसिव, एंड सेकेंडली बिकॉज देयर फैमिलीज आर देयर, तो उनकी रेंट एंड ऑल की भी सेविंग्स हो जाती है. सो इफ प्रोफेशंस लाइक इनकी अगर 30-40 लाख से भी सैलरीज होती है, तो दे कैन एक्चुअली सेव 70-75% ऑफ देयर सैलरीज, बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर नथिंग एंड देयर इनकम इज कमिंग इन अ स्ट्रॉन्गर करेंसी. सो आई थिंक दिस इज वन आर्बिट्राज विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ people leveraging over the last 5 years, especially post COVID, because COVID was the time when remote jobs became very popular. Correct. In especially technology. Yeah. And US और यूरोप की कंपनीज को भी समझ में आता है कि वहाँ पे डेवलपर हायर करेंगे तो वो 80,000 यूरोज 100,000 USD का आएगा. यहाँ पे बेसिकली हाफ कॉस्ट पे आ जाएगा, बट यहाँ का बंदा हाफ कॉस्ट पे कर लेगा बिकॉज उसके लिए तो इंडिया की कॉस्ट सैलरी से 2x 3x है. तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ. आज का वर्ल्ड या आज की दुनिया आई थिंक प्योर कैपिटलिज्म की दुनिया है. इफ यू लुक एट इट, द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट विच इज इलॉन मस्क, his net worth or his net wealth is probably more than the next 4 or 5 put together. Never in the history of humanity ऐसा कभी नहीं हुआ है कि फर्स्ट रिचेस्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिचेस्ट के बीच में इतना फर्क हो. जनरली 10%, 20%, 30% टाइप्स का फर्क होता था. आज की डेट में इलॉन मस्क की जो वेल्थ है वो अगले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को आप कंबाइन कर दोगे ना तो भी है. लाइक देयर आर कंट्रीज, लाइक इलॉन मस्क इज प्रॉब्ली रिचर देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे. Now this is not just a coincidence. I think we are in a peak capitalist world. If you look at it, I'll give you one more example of why I speak that the world today is very capitalist. The world's largest company is a company called Nvidia. Nvidia's market cap I think is 5.1 trillion. If Nvidia was a country, it would probably be the 4th richest country or 5th richest country in the world. To give you an idea, Nvidia की जो market cap है या जो Nvidia की valuation है वो इंडिया की GDP से ज़्यादा है, राइट. हिस्ट्री के दौर में एटलीस्ट मेरे को नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ कि यार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज से भी बड़ी हो गई हूँ. नाउ हाउ डज दिस हैपन? I think this happens because of compounding. A lot of rich individuals or rich companies today, they've had the effect of compounding over the last 20-30 years. The third piece where I think most people make most amount of money is something which I call compounding, which is also what somebody like a Warren Buffett credits his entire life to. He says, I started investing at something 15 to 20 and he has still been doing that for, he's now 94 or 95. So that's like almost a 65, 70, 75 years of investing career. तो अगर आप 70 साल तक compound करते रहोगे, so that 2 की power, compounding basically takes care of it. Compounding is very beautiful. Just to give an idea, for example, 2 की power 5 is 32 and 2 की power 10 is 1024. So while the difference in the compounding cycles is just 5, but पहले 5 साल में अगर आप 2x करोगे तो आप 32 तक पहुँचोगे, but अगले 10 साल में पहुँचोगे तो 1024 पहुँचोगे, which is 32 times 32. So compounding is very exponential. And दुनिया में मतलब मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कंपाउंड होती है वो इक्विटी होती है. बट आई थिंक फॉर एनीबडी टू गेट रिच इन लाइफ, आई थिंक दे हैव टू प्ले वन ऑफ दीज स्पोर्ट्स. हेड स्टार्ट इज समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली इन समबडीज ओन हैंड्स, कि यार वो जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो हेड स्टार्ट वो कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं वो करना, वो हेड स्टार्ट होता है.
आर्बिट्रेज या अनफेयर एडवांटेज जो है वो उनके हाथ में नहीं है। लाइक अनफेयर एडवांटेज ये भी हो सकता है कि आप कौन सी कंट्री में बॉर्न हुए हो, किस डेकेड में बॉर्न हुए हो, किस कंट्री में बॉर्न हुए हो, किस टाइप की स्टेट में बॉर्न हुए हो, मतलब दीज आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो दिस इज स्टिल विच इज समथिंग विच इज आई कॉल लक बेस्ड। एंड देन कंपाउंडिंग इज बेसिकली which everyone in life has a chance to play, but then it is their awareness or not. Again, I'm saying Not to settle for mediocrity. Again, I'm saying people who are conservative, they should basically take the easier choice, which is to create 1, 2, 3 by doing a Job. Regular. हाँ जॉब करो, अच्छे से करो, 2-3 जगह मतलब 2-3 कंपनीज में करो, कोशिश करो कि एक ही कंपनी में 10 साल खींच दो, स्टॉक्स लो, इक्विटी लो। एक ही कंपनी में 10 साल खींच दो। हाँ इक्विटी लो ना, स्टार्टअप्स में जाओ, 10 साल काम करो, इक्विटी जाओ, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जाओ जहाँ पे 20-25 लोग हैं, 20-25 लोगों पर में इक्विटी join तो लोग हार्डली लेते, पूरे पॉपुलेशन में या तो लोग रियल एस्टेट में डाल रहे हैं और गोल्ड में डालते हैं। 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन तो ये कर रहा है। नहीं मैं इस पब्लिक मार्केट इक्विटी की बात नहीं कर रहा। जब आप कंपनी में जाते हो और आपको ईसॉप्स मिलते हैं, तो इससे मैं क्लास प्लस में कम से कम नहीं तो मतलब आई नो a lot of people who came and joined Class Plus when they were 23, 24, 25, अब उनको 6-7 साल होने वाले हैं सबको, सब 30 के आसपास हैं, सबके ऐसे बहुत सारे लोग के 2-3-4 करोड़ के स्टॉक्स हैं। अच्छा, तो बतेरे लोगों के बेसिकली इक्विटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए। अगर तो मैं जा रही हूँ अभी कंपनी में रिक्रूट हो रही हूँ, तो मुझे हाउ डू आई नेगोशिएट, हाउ डज दैट वर्क? बहुत ही सही चीज़ मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। तो देखो होता क्या है, इक्विटी क्या होती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है यहाँ, इनके तो आप शेयर पब्लिक मार्केट से खरीद सकते हो। ये शेयर्स कितने ही बढ़ेंगे, मतलब साल के 10-15-20%, इनकी एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years दे विल प्रॉब्ली गो 7-8x, राइट? सो 10 years 8x इन 10 years इज मोटा मोटा 20-25% की 25% की कंपाउंडिंग, 20-25% की कंपाउंडिंग, उससे ऊपर नहीं होती है कंपाउंडिंग। अब आप ये सोचो कि somebody who would have been in the first 50 people team of Google, they would have seen a lot of money because करेक्ट उन्होंने तो कंपनी की फाउंडिंग मेंबर्स है ना वो तो। हाँ, तो उन्होंने तो कंपनी की वैल्यूएशन जब 1 मिलियन थी वहां से 1 ट्रिलियन देख ली होगी। यस। तो उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन 1000 into 1000, उन्होंने तो मिलियन टाइम्स कंपनी की वैल्यूएशन होते हुए देखी है। तो अगर कंपनी मिलियन मतलब 10 लाख, अगर कंपनी ही तुम्हारे सामने लाख गुना बड़ी हो गई है, या छोड़ो लाख यार, अगर कंपनी तुम्हारे सामने 1000 गुना बड़ी हो गई, तो तुम्हारी नेटवर्थ भी तो 1000 गुना बड़ी हो जाएगी ना। तो सोचो अगर तुम किसी एक ऐसी कंपनी में गए हो जिसकी आज की वैल्यूएशन लेट से 10 करोड़ है, ठीक है, और तुम्हें वहां पे जाके लेट से 1 लाख रुपए के स्टॉक्स मिल गए, ईसॉप्स मिल गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल कहते हैं इसे। तो पब्लिक मार्केट्स में इक्विटी होता है, यहाँ पे ईसॉप्स होते हैं। तो वैसे तुम सोचोगे कि यार 1 लाख के स्टॉक्स तो क्या ही है, मेरी जिंदगी में क्या ही चेंज होगा। बट अब इमेजिन करो कि ये कंपनी 10 करोड़ से अगले 5 साल में 10,000 करोड़ की बन जाए। और इंडिया में तो ऐसी बहुत कंपनियां हुई हैं। इंडिया में आप जितनी भी ये कंपनीज देख रहे हो, चाहे आप जोमेटो देखो, स्विगी देखो, या फिर मीशो देखो, या फिर अर्बन कंपनी देखो, ये सारी कंपनीज भी तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे थी, और आज सब बेसिकली 10, 15, 20 मतलब ग्रो देख लो, वो 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो इस इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो 50,000, 1 लाख करोड़ की भी कंपनी बने हैं। मैं कह रहा हूँ चलो वहाँ पे छोड़ो, अगर तुम्हें 10,000 करोड़ की भी एक कंपनी का हिस्सा बन गए, तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी गई, 1000 गुना ऊपर चली गई। अब सोचो तुम्हारे स्टॉक की भी 1000 गुना वैल्यू ऊपर चली गई। अब 1 लाख इंटू 1000 आप करोगे तो क्या नंबर बैठेगा? आपका नंबर बैठेगा एग्जैक्टली 10 CR। वन सच स्टिंट and you can retire for life. इसलिए मैं कहता हूँ salary is also your lifestyle, but equity is also your life. Salary will keep you happy today. Equity has the potential to take care of you today, tomorrow, and even the day after. Nice. So then basically, I realized कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं कि यार एक है टाइप ए जो डिसीजंस तो ले सकते हैं बट दे डोंट वांट टू लिव विद द रिपरकशंस ऑफ द डिसीजन। वो नहीं चाहते कि यार अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो मेरे सबके सामने आ जाए, हो भाई मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, या मेरा तुक्का नहीं चला, या मेरी पंट गलत हो गई। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ सोसाइटल वैलिडेशन एंड एक्सटर्नल अप्रूवल, कि यार ये क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब एक टाइप के वो लोग होते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो डिसीजंस भी ले लेंगे एंड दे आर वेरी फियरलेस अबाउट इट। दे आर लाइक कि सही होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो यार मैं कुछ लर्निंग कर लूँगा एंड आई विल क्विकली इंप्रूव इट एंड आई विल टेक द नेक्स्ट डिसीजन विच हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग राइट। मतलब ये अकाउंटेबल लोग होते हैं, ओनरशिप वाले लोग होते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता कि 4 लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, एंड दे विल वांट टू टेक डिसीजंस for themselves and they're okay living with the consequences of it. तो everybody who's watching this, they have to also decide कि वो टाइप ए वाले हैं या टाइप बी वाले हैं। अगर वो टाइप ए वाले हैं ना, तो then they should always go and do a job and they should actually do a very stable, very secure, very MNC type job. अच्छा, मतलब उन्हें थोड़ी adventurous job भी नहीं करनी चाहिए। Actually these people will never make a lot of wealth, to be honest. They because भाई है ना, higher the risk, higher the reward. ये लोग लाइफ में रिस्क लेना ही चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। बट देयर आर मेनी टॉप मैनेजमेंट्स हुआ बिलियनियर्स। हाँ बट दे स्टीवन, but they सैलरी बेस पे, but they are absolutely the type B people. They are the ones who take a lot of risk in a job. They are the ones who basically become CXOs. They are the ones who become vertical P&L heads. They are the ones जो कि 30 साल में पूरा वर्टिकल चला रहे होते हैं। समझ गए। उनके बहुत सारे पीयर्स होते हैं जो उनसे मतलब जो उनसे ऊपर थे जब इन्होंने ज्वाइन किया था, बट अल्टीमेटली यही लोग आगे निकल जाते हैं। सो हम लाइक कि तुम हो कौन, तुम एक डिसीजन मेकर हो या डिसीजन फॉलोअर हो। तो अगर तुम डिसीजन मेकर हो तो एक कंपनी में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन मेकर चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि फाउंडर अकेला होता है। बट अगर तुम डिसीजन मेकर हो
तब तुम जाके इक्विटी का गेम खेल सकते हो। अगर तुम एक डिसीजन फॉलोअर हो तो तुम जाके सैलरी का गेम खेलोगे, फिर तुम उसी में खुश रहो। देन प्रॉबेबली हो सकता है तुम अच्छी जॉब वॉब करके 1 या 2 ईयर बना भी लो, बट देन दैट इज द मतलब अपर लिमिट टू इट। यू कैन नेवर थिंक अबाउट लाइक अ जनरेशनल आउटकम। Understood. ऑन द अदर हैंड द डिसीजन दैट आई एम फर्मली अ सेकंड टाइप ऑफ पर्सन। आई एम लाइक आई वांट टू टेक डिसीजंस, चाहे वो गलत हो सही हो, बट आई एम देयर लाइक Accountable for what आई एम you want. अकाउंटेबल, ठीक है। आई विल ट्राई टू लर्न एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई विल गो, एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि यार फिर मैं ट्रेडिंग में जॉब क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं सारा रिस्क लेने को तैयार हूँ, मेरे को सारा रिवॉर्ड पे भी एक्सेस होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर आई सेड कि ठीक है, आई विल गो एंड लाइक वी विल बिल्ड अ कंपनी, I will turn into a founder. The moment you start becoming a founder, you start playing the equity game. जो इंडिया में बहुत कम लोगों को समझ आता है। इक्विटी गेम खेलने का ये मतलब है कि तुम्हारे पैसे, देखो तुम्हारे पैसे या तो सेविंग्स बन सकते हैं, सैलरीज बन सकते हैं, या तुम्हारे पैसे इक्विटी बन सकते हैं। मैं तुम्हें सैलरी और इक्विटी का ना बहुत सिंपल फंडा समझा देता हूँ। Less than 5% इंडियंस इक्विटी में मच उससे भी कम होगा ये नंबर, 3% एक्चुअली। आज की डेट में जो लेटेस्ट नंबर है, ओनली 3% इंडियंस इन्वेस्ट इन इक्विटी, विच इज बिलीव टू बिकम 8-9%। मैं ना जो भी लोग देख रहे हैं, मैंने सैलरी और इक्विटी का एक फर्क समझा देता हूँ। लेट से तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका प्रॉफिट 100 रुपये है, अब वो कंपनी का शेयर भी लेट से 100 रुपये का है, ठीक है। तो अब लेट से अगर अगले साल कंपनी का प्रॉफिट 100 की जगह 150 रुपये का हो गया, तो शेयर प्राइस भी ऑब्वियसली 150 रुपये का हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि एक कंपनी तुम्हें सिर्फ डिविडेंड देती है और शेयर प्राइस अप्रिसिएशन का कोई पोर्शन नहीं देती है, और लेट से वो तुम्हें सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड देती है, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे बेसिकली 50 रुपये की ग्रोथ पे तुम्हारे सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड बना। ऑन द अदर हैंड इक्विटी क्या कहती है, तो इस कंपनी का प्रॉफिट जब 100 की जगह 150 गया, तो तुम्हारी भी जो शेयर की वैल्यू है वो 100 की जगह 150 गई। देखो कंपनी दोनों केस में सेम थी, एक जगह तुम्हें 2 रुपये का मुनाफा हुआ, एक जगह तुम्हें 50 रुपये का मुनाफा हुआ। ये जो 2 रुपये का मुनाफा है, विच इज़ द डिविडेंड बेस्ड अप्रोच इन लाइफ, दिस इज कॉल्ड सैलरी। कि कंपनी चाहे अच्छा करे, चाहे कंपनी बुरा करे, चाहे कंपनी बहुत अच्छा करे, तुम्हारी सैलरी तो उतनी ही है। तुमने कोई रिस्क नहीं लिया है, तुमने वो रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर तुम सैलरी नहीं लेते इक्विटी पे जाते तो ऑब्वियसली कंपनी बुरा करती, तुम्हारी सैलरी भी कम हो जाती। तुमने रिस्क तो लिया नहीं, तो तुम्हें रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। इक्विटी उल्टा कहती है, इक्विटी कहती है कि भाई तुमने सैलरी तो कम ली है, लेकिन अब मेरी इक्विटी है, तो कंपनी यहाँ से अगर 1.5 गुना प्रॉफिट करेगी तो तुम्हारी शेयर वैल्यू भी 1.5 गुना चली जाएगी। कंपनी यहाँ से नीचे जाएगी तो तुम्हारे भी चले जाएंगे। तो हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड। सो दैट इज वाई आई से कि इंडियंस डू नॉट प्ले द इक्विटी गेम। आज मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी गेम कब खेल सकते हो। इक्विटी गेम आप पूरी जिंदगी खेल भी नहीं सकते हो। पब्लिक इक्विटी खेल मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ईसॉप्स वाला जो गेम होता है, इसको खेलने का सबसे बढ़िया टाइम है 25 से 30 साल की उम्र में, एक्चुअली 22 से 30 साल की उम्र में। इससे पहले मतलब ऑब्वियसली लाइक यू विल बी वेरी यंग, यू विल नॉट बी अ फुल टाइम, तो सो नोबडी गिव यू इक्विटी। 30 के बाद जनरली लोग की शादियाँ हो जाती हैं, उनको अपना घर बना लेते हैं, उनको गाड़ी खरीद लेते हैं, किड हो जाता है, फैमिली मेंटेनेंस, दे आर वेरी इंडेक्स्ड ऑन देयर सैलरी पे आउट्स, राइट। 22 से 30 साल वाला एक ऐसा रोल होता है जहाँ पे ना आप मतलब थोड़े फ्रेशर की तरह रह सकते हो, थोड़ा बैचलर की तरह रह सकते हो, थोड़ी अपनी लिविंग स्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आपकी हेल्थ वेल्थ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल मतलब इवन इफ यू ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ तुम बजट ट्रैवल कर सकते हो, मतलब ठीक है। हाँ. तो तुम्हें मतलब लाइक बजट ट्रैवल कर लोगे तो भी तुम्हारा कोई ऐसा, क्योंकि योर बॉडी कैन एक्चुअली हैंडल इट। यू डोंट नीड टू गो टू वेरी एक्सपेंसिव कंट्रीज। मतलब तुम्हें यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, तुम वियतनाम चले जाओ, हाँ वियतनाम चल जाओ, बाली चले जाओ, तुम्हें उतनी मस्ती आएगी लाइफ में, ठीक है। तुम्हारे पैसे बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। और या फिर हो सकता है तुम 2 साल तक हॉलीडे नहीं भी जाओ तो भी कुछ मिस नहीं हो रहा लाइफ में, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ लाइफ अहेड। यू डोंट परचेज अ कार, यू कैन स्टिल ट्रैवल बाय कैब, थोड़ी सी हैसल होगा बट ठीक है, इट्स फाइन। तो 22 से 30 साल ना तुम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी नीड्स थोड़ी कम होंगी। जब तुम्हारी नीड्स कम है तो तुम लेसर रिसोर्सेज में भी सर्वाइव कर सकते हो। जब तुम अपनी सैलरी लोअर कर लोगे तो उसके बदले बेसिकली तुम कंपनी से बोलोगे कि यार मेरे को बदले में ईसॉप दे दो। क्योंकि अगर मेरी 25 लाख रुपए की सैलरी थी, मैं यार 15 लाख की सैलरी लूंगा, बट मेरे को जो 10 लाख है, 10 लाख की जगह 20 लाख के स्टॉक्स दे दो। अगर वो कंपनी ने तुम्हें 20 लाख के स्टॉक्स दे दिए और कंपनी वहाँ से 10 गुना हो गई, तो तुमने बेसिकली 20 लाख के स्टॉक्स बदले बना लिए 2 करोड़ रुपए। कितने की सैलरी छोड़ी तुमने? 10 लाख की। अगर तो और बनने होंगे तो 5 साल में बन जाएंगे, करेक्ट। तो अगर तुमने 5 साल 10 लाख की सैलरी छोड़ी भी तो तुम्हारे टोटल कितने गए? 10 × 5 तुमने 50 लाख का रिस्क लिया ना। तो 50 लाख का तुम्हारा रिस्क है, लेकिन तुम्हारा अपसाइड है 2 CR का। तो तुम्हारा रिस्क 1 है, रिवॉर्ड 4 है। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इट इज अ ग्रेट रेशियो इन लाइफ। आई जनरली थिंक यार जहाँ पे भी 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यू शुड एब्सोल्युटली डू। इन सम केसेस 1:2 आल्सो मेक्स सेंस, बट आई एम लाइक यार ये तो स्ट्रेट अवे है। एंड 22 से 30 साल की एज में तो मतलब जैसे तुम्हारा CTC ग्रो हो रहा होता है, उस पॉइंट पे तुम्हारी लाइफस्टाइल उतनी ग्रो नहीं होती। तो अगर तुम अपना CTC फिक्स रख लो ना, एंड कंपनीज ऑल्सो लव सच पीपल, बिकॉज आई कि ये बंदा खुद से सामने से आके कह रहा है कि मैं स्टॉक्स मांग रहा हूँ, तो ये कितना बिलीव करता होगा, उसकी डेडिकेशन पे कभी डाउट नहीं होगा, उसकी इंटेंट पे कभी डाउट नहीं होगा। दे विल ऑल्सो, द कंपनी विल ऑल्सो गिव दैट पर्सन जो कि स्टॉक्स लेता है द हाईएस्ट चांसेस ऑफ अ न्यू वर्टिकल और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे विल बी लाइक ही हैज स्किल इन द गेम। हाँ, जब उस बंदे को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई स्किल्स मिलेंगी,
डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, एक्सेस टू नेटवर्क मिलेगा, तो वो बंदा भी और ज़्यादा ग्रो होगा. तो नॉर्मली जहाँ वो 20% अप्रेजल ले सकता है क्योंकि उसको एक्सपोजर इस टाइप को मिल रहा है, शायद वो 40% अप्रेजल ले सकता होगा. अगेन वो 40 में से 10% अप्रेजल कैश रखेगा, 30% फिर से स्टॉक में कर देगा. तो वो बेसिकली रिसाइकिल करते जा रहे हैं. सो देर इज समबडी, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, देर इज समबडी एट क्लास प्लस जो कि when they entered the company they were 6 lakhs of CTC. Today they have like more than 3.5 CR of stocks and they are one of the 10 most senior people in the company, and he is just 32 years of old age. So he entered the company at 25 with a 6 lakh CTC. Now he's one of the top 10 people in company in terms of seniority, and I think he's one of the top 5 people in the company in terms of stocks, and the guy will become, at some point in life he'll become a millionaire, right? If you don't play expansive and growing games. मुझे एक एग्जांपल दीजिए, रियल लाइक एग्जांपल ऑफ. फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट गूगल. हैड ही इमेजिन्ड कि यार मैं गूगल में सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही करूँगा, तो अभी मैं क्रोम का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, फिर मैं यूट्यूब का प्रोडक्ट मैनेजर बन जाऊँगा, फिर मैं किसी और चीज़ का प्रोडक्ट मैनेजर बन जाऊँगा, तो ही वुड हैव डन वेल. बट वुड ही हैव बिकम द CEO ऑफ गूगल? एब्सोल्युटली नो. It would have required him to come out of his comfort zone. I'm pretty sure apart from product chops, he would have learned कि यार टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट का मिक्सचर कैसे चलता है. गूगल इज अ कंपनी विच इज रन अक्रॉस द वर्ल्ड विद like hundreds of thousands of employees, right? I think 200,000 employees if I'm not wrong. He would have to learn कि यार ग्लोबल कल्चर्स कैसे ऑपरेट करती हैं, मेरा ग्लोबल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे ऑपरेट करता है, AI वर्ल्ड में कंपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे काम करता है, बोर्ड मैनेजमेंट कैसे काम करता है, पब्लिक मार्केट में कैपिटल रेज करना कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें ही वुड हैव हैड टू लर्न. राइट. This was not product management. Understood. If he was close to playing that game, or if he was scared to play that game, or if he was not ambitious enough. And today, as we speak, Shloka, today Google is the second largest company on the planet. 4.7 trillion का market cap है. Nvidia is the largest one. Only 10% bigger. तो देर अगर यहाँ से गूगल का स्टॉक 10% भाग गया, so Sundar Pichai will be the CEO of the world's largest company, which he never even founded. And he became what, 2018 or 19? I think 19 is when he became the CEO. Within 6 years, he will be called one of the most legendary CEOs. And in the world of AI, when everybody was expecting Google to die down, he turned it around. तो मुकुल, मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रही थी ना, तो आई केम अक्रॉस द स्टेटिस्टिक्स कि 1930 जो सबसे अनइक्वल टाइम रहा है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिटिश राज के टाइम में, वो था कि 1% पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है करीबन 20 to 30% ऑफ द नेशनल इनकम. आज का टाइम ज़्यादा अनइक्वल है बिकॉज आज 1% पॉपुलेशन होल्ड कर रही है 40% ऑफ द नेशनल वेल्थ. नाउ एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट 1%. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पैसा तो सबको कमाना है, पर उसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है? Got it. अच्छा, इंडिया में होता क्या है, इंडिया में बाय डिफ़ॉल्ट पहले वो बच्चों को कॉलेज भेजा जाता है और फिर बेसिकली बोला जाता है कि यार बीटेक कर लो और उसके बाद देख लेना कि आगे क्या करना है. इंडिया में 99% बच्चे एक्चुअली अपनी ब्रांच जो चूज़ करते हैं वो बाय सोशल प्रेशर या फिर पीयर लर्निंग या फिर पेरेंटल गाइडेंस पे कर देते हैं. और पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे मतलब मेरे को लगता है अगर ये चीज़ इंडिया में सुधर गई ना तो इंडिया का आधा यूथ एक्चुअली सॉल्व हो जाएगा. पेरेंट्स पता है कैसे सिलेक्ट करते हैं कि मेरा कॉलेज क्या है, मैं अपने बच्चे को किस कॉलेज में भेजूँ? तो कहेंगे मेरे दफ्तर में मिश्रा जी हैं, उनके बच्चा ना यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ता था, तो तुम भी जाके इसका एग्जाम दे आओ. फिर वो बच्चा कहेगा अरे पर एग्जाम क्यों देना है, मुझे वहाँ पे जाना नहीं है. तो कहेंगे अरे एग्जाम देने में क्या जाता है, एक बार जाके दे तो आओ. तो फिर एग्जाम दे देगा. ऐसे करके वो 6-7 कर देंगे. फिर तो उनकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की कहाँ से आती है? उनके ऑफिस, उनके दफ्तर के जो कलीग्स हैं, कि वो मिश्रा जी और गुप्ता जी और वर्मा जी जो लंच में दाल चावल खाते हुए बोल देंगे कि यार हमारे रिश्तेदार को वहाँ कॉलेज में भेजा था, तुम भी वहीं पर भेज दो. कोई ये नहीं बताएगा कि उस कॉलेज में भेजने के बाद हुआ क्या. Nobody will ever question the outcome. Actually, it feels painful when I say this. I think parents will not like hearing this, but parents are very lazy in helping their kids, in identifying the right stream for their kids. वो ना एक तो प्रेशर की तरह लेते हैं. कोई पेरेंट इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करता. दे आर नेवर एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक अबाउट इट. दे आर लाइक यार ये तो एक तो सब पेरेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं इस देश में कि यार मेरे बच्चे का IT हुआ नहीं. उस पर भी श्लोका, मतलब उस पर मेरा पॉइंट है कि यार ये तुम्हें आज क्यों पता चल रहा है यार जिस दिन तुम IIT में एडमिशन, IIT की कोचिंग में एडमिशन करवाते हो ना बच्चे का, तो सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी तो कभी नहीं होती, बट सिलेक्शन नहीं होगा ये तुम्हें डे 1 पे पता होता है. और आपको नहीं पता होता तो आपके बच्चे को तो पता होता ही होता है. बिकॉज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब वो बंदा पूरी ज़िंदगी अगर 70-80% लाया है, वो कभी क्लास की टॉप 10 परसेंटाइल में नहीं आया, तो सडनली वो ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 1% में आ जाएगा. वो हो ही नहीं सकता. 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आपको टॉप 1% में आना है. तो जो बच्चा मतलब 16 साल की उम्र तक अगर वो टॉप 10% में भी नहीं आया, इट इज़ लाइक सेइंग कि मैंने कभी ज़िंदगी में सेंचुरी नहीं मारी, बट मैं ODI डेब्यू मिलेगा तो मैं डबल सेंचुरी मार दूंगा. कभी नहीं होगा मैम. ये तो दिस इज़ एब्सोल्युटली
दिस नॉट लॉजिक, इट्स होप. मैंने सुना कि less than 1% नीट और जेईई क्रैक करते हैं. नीट तो और भी टफ है मैम. अच्छा, जेई तो फिर भी 1% है. आप ऐसे समझो ना, एम्स में टोटल सीट्स ही 50-60 है ना. एम्स में होगी बट नीट. हाँ बट Less than- कितने ही okay, कॉलेजेस हैं, चलो. मतलब लाइक टॉप टियर कॉलेज में भी आपके उतने हैं, तो टोटल मिला के भी एक फाइनाइट नंबर है. आई थिंक डॉक्टर बनना तो इंजीनियरिंग से भी हार्ड है मैम. वो तो मतलब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया है बट मैं नीट का एग्जाम नहीं देता. मतलब आई एम वेरी श्योर. मतलब आई हैड अ वेरी क्लियर, मैंने सिलेक्शन रेशियोज ही देखे थे बस. तो 1% पे ही मेरे को बहुत टफ लगा था. मैंने नीट का नंबर देखा था नए क्लास 10th में. मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से. कोचिंग बिजनेस से लगभग 50,000 करोड़ का है. आप देख लो 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, उसमें से हम एज्यूमिंग 5 लाख बच्चे तो कोचिंग जाते ही होंगे. 5 लाख बच्चे अगर लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है. अप्रॉक्सीमेटली 5,000 50,000 जो मेरे 50,000 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है. काफ़ी उसमें से कुछ लोग अपनी जान वगैरह भी दे देते हैं. हाल ही में मैंने कोटा का एक केस देखा था. 2023 में 25 बच्चों ने अपनी जान दे दी, ठीक है. उसके बाद जब ये आईआईटी के अंदर जाते हैं तो मैंने सुना है कि जो पहले तो टॉप टियर्स जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस 90 to 95% प्लेसमेंट होता है. लोअर रंग का तो और भी करीबन 42 to 55% प्लेसमेंट होता है, राइट. उस आईआईटीज़ में भी आपकी एवरेज पे पैकेज कितना होता है? 14-15 lakhs. बेस्ट केस बोल रहे हो. सो जो ग्लोरीफाई होता है वो क्या ग्लोरीफाई होता है? उसने तो 1 करोड़ का गूगल में पैकेज लिया है. हाँ तो ग्लोरीफाई पता है तो क्या होता है? पेरेंट्स को लगता है वो चीज़ है. तो ग्लोरीफाई होता है कि यार इट्स लाइक सेइंग कि मेरे मोहल्ले का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया, तो डज दैट मीन कि मोहल्ले के सारे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए? नहीं. इंडिया हैज़ अ टेंडेंसी टू ओवर सेलिब्रेट आउटलायर्स. करेक्ट, एग्जैक्टली. इंडिया हैज़ अ बिग टेंडेंसी टू एक्स्ट्रापोलेट. एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है कि यार मेरे 2 ओवर में 10 रन बने हैं तो मेरे 10 ओवर में 50 रन बन जाएंगे. सेम रन रेट चलता रहेगा, सेम सिलेक्शन रेट चलता रहेगा. बेसिकली इफ इट कैन हैपन टू समबडी, इफ इट कैन हैपन टू अस. Correct. राइट. एंड दैट इज नॉट लॉजिक, दैट इज होप. इट्स लाइक सेइंग कि यार आउट ऑफ 15,000 पीपल हु गो इनटू आईआईटीज, 1 or 2 or 5 or 10 और मैक्सिमम 15 किड्स, तो आईआईटी का भी टॉप 0.1% है. मतलब 1000 में से एक. 1000 में से एक उस जगह का जहाँ पे ऑलरेडी जो आया था वो खुद 1000 में से एक था. तो 1000 into 1000 इज बेसिकली 10 लाख. तो 10 लाख बच्चे अगर जेई की तैयारी करते हैं तो शायद एक का पैकेज लगता होगा जो कि प्रोबेबली उस टाइप की. और वो यार्डस्टिक बन जाता है कि यार आप आईआईटी जाओ क्योंकि 1 करोड़ का पैकेज मिलता है. मेरे को भी लगता था मैम. मेरे को भी लगता था. दैट इज द रीजन. तो व्हेन आई वेंट टू आईआईटी आई वाज लाइक ओवर द क्लाउड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया था मैम. पेरेंट्स एसेंशियली पुट देयर किड्स टू जेई नॉट बिकॉज दे थिंक दैट देयर किड कैन एक्चुअली हैव अ चांस टू. बेसिकली आप ये देख लो, 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15,000 सिलेक्ट होते हैं. कुछ डिजर्विंग बच्चे भी होते हैं जिनका उस दिन तुक्का नहीं चला, तो वो भी होते हैं. तो बट रियल शॉट तो लाख बच्चों का ही होता है. जिसकी भी लाख के बियॉन्ड रैंक आई, वो लाख में से शायद 15,000 बच्चे होते हैं जो जिनका उस दिन किस्मत चल जाती है, उनका टेम्परामेंट चल जाता है, दे जस्ट हैव अ गुड डे. बट दोज 14 lakhs out of 15 lakhs, they have no chance of clearing JEE at all. And then the parents will force them to do JEE. तो 2 साल वेस्ट करेंगे. 2 साल तो वेस्ट है. वो एकदम मुंह लटका के बेसिकली आपने 17-18 ईयर ओल्ड किड की ना स्पिरिट ही किल कर दी है, क्योंकि वो मुंह लटका के बेसिकली जा रहा है, एक क्लासरूम में बैठा है जो उसको भी पता है कि उसका कुछ होने नहीं वाला. तो 2 साल पूरे वेस्ट. हो सकता है वो उस 2 साल में कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज करियर तो कहीं भी बन सकता है, राइट. तो वो जो 2 साल कहीं और ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट. एंड 2 साल बाद दे विल बी लेबल्ड अ फेलियर इन पब्लिक बिकॉज द रिजल्ट विल कम एंड एवरीबडी विल आस्क कि क्या हुआ, एंड दे विल हैव टू से कि यार वी कुड नॉट मेक इट. तो आपने मॉनिटरी और एनर्जी कॉस्ट ड्रेन करी, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट करी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू imposed an unwanted failure tag on them. By this time the kids spirit is so broken श्लोका, कि उस पॉइंट पे जब पेरेंट्स आके एकदम प्रिमिटिव, अनएजुकेटेड और यूजलेस तरीके से अपने कलीग से पूछ के बताते हैं कि यार तुम एक्स कॉलेज में जाके वाई ब्रांच पढ़ लो, उस बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपोज कर पाऊंगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं किस मुंह से अपोज करूँ. और अगर वो अपोज करेगा तो पेरेंट्स उस पर दाना मार देंगे कि अगर तुम्हें इतना ही आता होता तो तुम्हारा तो सिलेक्शन हो चुका होता. करेक्ट. एंड अब आप ये सोचो कि 99% बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 99% बच्चे तो ये सुनते हैं. तो वो 99% किड्स आर नेवर एबल टू, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नेवर एबल टू एक्सपेरिमेंट. दे आर जस्ट नेवर एबल टू एक्सपेरिमेंट विद वॉट दे रियली वॉन्ट और वॉट दे आर गुड एट. एंड उसका मैं बताता हूँ क्या होता है, वो उनकी पूरी लाइफ, अब मैं बोलूँगा वो थोड़ा डार्क है. फिर वो एक रैंडम एक्स कॉलेज में चले जाएंगे, वाई ब्रांच कर रहे होंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली किसी एक रैंडम कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस बीटेक पकड़ लेंगे, मतलब क्योंकि सबको लगता है कि सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारी जॉब्स लगती हैं. फिर मोस्ट प्रॉब्ली या तो उनकी जॉब लगेगी नहीं, या उनकी जॉब लगेगी तो ये मास रिक्रूटर्स में लगेगी जहाँ पे 3 to 4 lakhs टाइप्स का CTC होगा, ठीक है. 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सेप्शंस.
फिर वो एक रियल वर्ल्ड में आएंगे, फिर वो बैंगलोर जाके रहेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि 3 से 4 लाख में तो गुजारा नहीं चल सकता. नहीं चल सकता. मोस्ट पेरेंट्स डू नॉट टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, दे टेक अ चॉइस आउट ऑफ लेजीनेस, एंड दैट लेजीनेस इज स्टेम्ड बाय द पैनिक एंड अर्जेंसी कि बस कुछ भी करके विदा करो इसको. ठीक है, वो किड ऑलरेडी बेसिकली एक तो 2 साल का रिजेक्शन है, जेई फेलियर है, अब आपने उसे एक रैंडम जगह भेज दिया जहाँ पे एक ही कैंपस में 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे होंगे. वो जाएगा उस भीड़ में खो, तो वो उस भीड़ में भी खो गया है और वो उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है ना. वहाँ पे कोई उसका ऐसा इकोसिस्टम है विच वेयर ही सराउंडेड बाय पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन ग्रेट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और व्हाटएवर एल्स. तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसका सर्कल क्या बनेगा, उसके जैसे 5 आवारा दोस्तों का. फिर 3-4 साल बाद एक लकीली अगर जॉब भी लगी तो वो लोपिंग जॉब लगेगी, फिर उन्हें रियलिटी शॉक मिलेगा. तब तक वो ऑलरेडी अब वो थोड़े डिप्रेस भी थे, अब वो थोड़े से डम भी हो गए. ठीक है, और नाउ दे आर ऑल्सो सोसाइटली भी, मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट मैम, इंडिया में सम बिट ऑफ योर सोशल रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ इट, इज डिटरमाइंड बाय योर फाइनेंशियल. All of it? क्या some of it? I don't think some of it. Maybe unless you're an IAS or power government job, नहीं? लोग आपका CTC पता है क्यों पूछते हैं, ये जानने के लिए कि वो आपको ट्रीट कैसे करें या व्हाट काइंड ऑफ अ परसेप्शन दे शुड बिल्ड ऑफ यू. 25-26 साल तक जाते जाते शायद उनका 8 से 10 लाख का CTC होगा. 26-27 साल तक बेसिकली 3-4 साल के करियर के बाद 10 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, या 10-15 लाख, चलो मैक्सिमम मान ले लाख रुपये महीना टैक्स पहुंच जाएंगे 27 लाख तक. फिर घर वाले पता क्या कहेंगे, शादी. नाउ दिस किड इज टेक्निकली कमिंग फ्रॉम अ लाइफ ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, जहाँ पे उसने पहले 2 साल अपने पेरेंट्स की मर्जी से चॉइस करी है, फिर 4 साल तो उसे कुछ पता ही नहीं था, उसने रैंडम चॉइसेस लिए हैं. पिछले 4 साल उसने एक, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक सब स्टैंडर्ड जॉब में, और जो सब स्टैंडर्ड जॉब है तो उस सब स्टैंडर्ड जॉब का मैनेजर भी ना सब स्टैंडर्ड ही होगा, क्योंकि वो मैनेजर अगर इतना स्टड होता तो वो भी अपना कहीं और मतलब करियर में आउटशाइन कर रहा होता. ठीक है, वो भी टॉप 1% है, टॉप 10% CTCs में होता. ठीक है, नंबर छोड़ दो, बट जो भी है. तो वो एक, फिर उसने पिछले ज़िंदगी के 4-5 साल अपने सब स्टैंडर्ड मैनेजर के नखरे सहे हैं, उसकी बातें सुनी हैं, उसके आदेश माने हैं. बाय दिस टाइम योर चाइल्ड हु इज़ अ 27-year-old adult has lost all sense of will and strength to take any sort of disproportionate decision making for themselves. Then they will basically go, then they will go and then marry, and then they'll have kids in a couple of years, and then they are obviously burdened by societal expectations and customs. So इसी टाइम पे वो बेसिकली 1 करोड़ रुपए का घर भी ले लेंगे, उस पर उनके अगले 20 साल तक लाख रुपए महीने की EMI भी शुरू हो जाएगी, फिर उनको रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपनी गाड़ी भी चाहिए होगी, फिर सोशल मीडिया है तो उन्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप भी मारनी होगी, और फिर उन्हें शादी में भी मतलब बिग पॉम्पस एकदम फैट इंडियन वेडिंग करनी होगी. ये करते 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 एंड विद इन लाइक अ फ्यू इयर्स दे विल हैव किड्स, एंड देन दैट्स अ Burnout. 60% है अपना स्टेटिस्टिक. 60% ऑफ द मेट्रो जो इंसान काम कर रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन, दे बर्नड आउट. they're done. Even when they're making 30 lakhs a month, a year, 30 lakhs a year. बिकॉज इस टेम्पलेट में कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है ही नहीं ना. मैं अभी 27 साल वाले बंदे को कह दूं कि यार तुम जाके स्टार्टअप कर लो, कैसे करेगा वो? लाइफ में उतनी सेविंग्स उसकी हुई नहीं है, हार्ड स्किल सेट्स उसने बनाई नहीं है, और इतने गट्स उसमें है नहीं कि वो सोसाइटल कस्टम्स के अगेंस्ट स्टैंड ले लेगा. लाइक एवरी पेरेंट एक्चुअली हु इज वाचिंग दिस, और एवरी स्टूडेंट आल्सो हु इज वाचिंग दिस, आप ना अपने आसपास देखना कि जितने भी बीटेक ग्रेजुएट्स हुए हैं, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग दैट दे एंडेड अप स्टडीइंग इन. अगर मतलब आप कहोगे ना कि अरे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और वो जाके फिर क्रिएटिव डायरेक्टर एट सम मीडिया हाउस है, तो लाइक यार सीधे ही, क्योंकि किया क्या बेसिकली, तुम जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकला, जैसे उसके पास आज़ादी आई, द किड ग्रेविटेट्स टू व्हाट दे रियली वांट टू डू. तो 22 साल में वो आज़ाद हो गए ना, अब उसके बाद पेरेंट्स की का बस नहीं चलता उनके ऊपर, तो फिर वो जाके वही करते हैं. दैट मीन्स कि समबडी इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एट अ मीडिया हाउस, दैट मीन्स दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू. तो बाय द एज ऑफ 30 ईयर्स अगर उसने 22 साल में स्टार्ट किया तो 8 साल से कर रहा होगा, तो 8 साल की कंपाउंडिंग होगी. यही मेरा पॉइंट, अगर वो 18 से स्टार्ट कर देगा तो 12 साल की कंपाउंडिंग हो जाएगी, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. IIT में प्लेसमेंट कितना होता है? Is it 100% प्लेसमेंट? नहीं, वो तो कितना होता है? आई थिंक
आई वुड देखो, दो चीज़ों पे वेरी करता है, एक तो कैंपस कितना पुराना है एंड सेकेंडली आपकी ब्रांच कितनी पॉपुलर है। तब आप IIT बॉम्बे और कंप्यूटर साइंस ऐसी ब्रांच में जाओगे तो यार 150% प्लेसमेंट होते हैं, बिकॉज वो तो ऑल इंडिया रैंक 100 लोग हैं ना, तो कंपनीज मर रही हैं भाई उनको लेने के लिए, तो उनका तो 100% होगा ही होगा। जनरली अगर आप सर्किटल ब्रांचेस में जाओगे कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ओल्ड IITs को मिला लोगे तो भी क्लोज टू 85-90% तो हो जाता होगा। मतलब 10-15% बच्चे तो देखो आलसी होते हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे, तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आउटसाइड दैट आई विल बी सरप्राइज्ड कि जनरली इंटरनेट पे जो मैं नंबर सुनता हूँ वो 50 to 70% के बीच में होते हैं। एवरेज पे पैकेज कितना होता है? क्या वो 1 करोड़ होता है? क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि 1 करोड़ Google ने आपको 1 बताता करोड़। हूँ सिर्फ 3 या 4 लोग को मिलता है किसी कैंपस से, और भी बताता हूँ किस टाइप की कंपनीज में मिलता है। 2 टाइप की कंपनीज में मिलता है, या तो आपको वो गूगल मेटा टाइप की कंपनीज में मिलता है जिसमें आपके ना स्टॉक ऑप्शंस इंक्लूडेड होते हैं कि वो 1 करोड़ का पैकेज है बट उसमें 50 लाख के स्टॉक्स हैं और वो स्टॉक्स अगले 4 साल तक वेस्ट होंगे, और वो USD होता है। और वो USD है, तो आपका खर्चा भी USD में होगा। तो आप ऐसे समझ लो 1 करोड़ का खर्च, 1 करोड़ का जो पैकेज है वो 50 लाख तो स्टॉक्स में चले गए आपके, फिर जो वो आपको अगले 5 साल में मिलेंगे स्टॉक्स के थ्रू, तो आपके पास 50 लाख है। 50 लाख आप US में अर्न कर रहे हो, Correct. ठीक है। US और इंडिया की PPP का एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज 1:4 है मोटा मोटा, कि जो चीज़ इंडिया में 10 रुपये की है वो US में 4 रुपये की है, ठीक है। तो अगर आप 50 लाख रुपये वहाँ पे खर्च कर रहे हो, जो आपको इंडिया में मतलब 1 रुपये की चीज़ मिलेगी वहाँ पे 4 की मिलेगी, तो वहाँ के मुताबिक आपका 50 डिवाइडेड बाय 12 12.5 लाख रुपये की इनकम है। तो 50 लाख इन US विल बाय यू द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट 12.5 लाख रुपीज बाय इन इंडिया। अंडरस्टूड। तो इसलिए वो 1 करोड़ तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, तो 1 करोड़ जो आता है वो कितने लोग जो बोलते हैं ना 1 करोड़ का एग्जाम्पल गूगल पैकेज मिला, वो कितने होते होंगे पूरे परसेंटेज? पूरे IITs में मिला के अगर मैं 1 करोड़ के ऊपर कर लूंगा तो 40-50 बच्चों से ऊपर That's होगा। it? शायद 100 बच्चों का मैक्स। तो यही विजन तो फीड किया जाता है पॉपुलर सोशल तो मीडिया आप में। सोचो ना 15,000 बच्चे जा रहे हैं IIT में, बता रहा हूँ 100 भी मैं सोच रहा हूँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, जेन स्ट्रीट, जितनी कंपनीज है मैं सारी कंपनीज में मिला लूंगा ना। मुझे डाउट है श्लोका वो 50-100 के ऊपर नंबर 50 भी क्रॉस करके तो बहुत बड़ी So बात है। we've been sold a wrong vision. Absolutely. It's important for you to be surrounded by equally or more intelligent people. Why I tell people to go into a great campus is not because कि वो campus का नाम क्या है और उस कैंपस की फैसिलिटीज़ क्या है, वो सब सेकेंडरी है। कैंपस का सबसे बड़ा एडवांटेज और पावर जो होता है वो होता है उसकी peer quality. If you are surrounded by 5 ambitious people who want to do great stuff in life, you will do at least good stuff if not great. And if you're surrounded by 5 people who want to do nothing in life, then even if you have a great ambition, you will settle for good stuff at max. So my point of view, like I was excited about IIT, was कि यार because somebody told me कि यार all successful people in the world come from that campus. और 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। हाँ, तो मेरे को लगा कि यार शायद वहाँ पे हर कोई जो आता है ना वो स्टड होगा। तो मैं एक्चुअली IIT टैग के लिए गया ही नहीं था। I wanted to be, because even in my classroom I knew कि यार 3 or 4 kids were very smart and I used to hang out with them. मेरे को बाकी क्लास से इतना फर्क नहीं पड़ता था। This is a clear principle that everybody should have. Always hang out with the smart people. Be mindful of your company. Always hang out with smart people is the number 1 learning that I aspired for, and that is the reason at the age of 17 I chose कि यार I will want to go to IIT, and that is why I studied hard. Also because I knew nothing better. So I knew that I was really good at maths and science, and that is why I said कि यार this is the right spot, which is the second learning that one watching should have, that you should always play to your strengths. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ वन प्रिंसिपल दैट यू शुड नेवर नेगोशिएट। सबको ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि कुछ लोग पजल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लॉजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लिटरेचर में बहुत अच्छे होंगे। तो माई पॉइंट इज़ कि देखो एडुकेशन, अब हो सकता है तुम्हें कोई एक तुम कैंपस प्रोग्राम अगर तुम्हें अपनी चॉइस का मिल जाए, लेट्स से अगर तुम बहुत अच्छे हो कोड में और तुम्हारा पोलैरिस में एडमिशन हो जाता है तो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू आर जस्ट कन्फ्यूज इन लाइफ एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन पिक अप अ स्ट्रीम दैट you are the best at. So if you think that you are best at a creative field, then go and do some education in creative field, because one, you will like it. Second, if you like it, you will do it with more passion. And thirdly, if you do it with passion and you do it for a long time, you will become very good at it. So I think तुम्हारी probability maximization हो जाती है। तो second choice आती है basically play to your strengths. Don't try to become everything. Don't try to make that thing कि यार मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ पर मैं IIT जाऊँगा फिर MBA करूँगा, ये करूँगा, नहीं, वो बिल्कुल वो अच्छा भाई वो बात चलता भी नहीं है, वो खत्म हो गया बात। करेक्ट। ये तो 17 की एज पे मैंने 2 कॉल्स ली थी अपनी लाइफ में कि एक मुझे IIT जाना है बिकॉज मैं कुछ स्मार्ट लोग के आसपास रहना है, सेकेंडली यार मैं साइंस मैथ्स में अच्छा हूँ तो चलो साइंस मैथ्स का एग्जाम दे देते हैं। मैंने जाके मतलब शोर नहीं मचाया कि मुझे कुछ और करना है, जो बोला मैंने इसलिए कर ली। क्यों करा? क्योंकि मुझे पता था मैं साइंस मैथ्स में अच्छा हूँ। थर्ड कॉल मैंने ली एट द एज ऑफ 20 और 21 आई थिंक, व्हेन आई वेंट फॉर माई इंटर्न। जब मैं इंटर्न किया था, मैंने बताया था मैं पोर्चुगल इंटर्न किया, मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इंटर्न लगी थी। तो नाउ व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री वेर यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन, यू डोंट हैव इंटरनेट, एंड नाउ यू आर ऑल ऑन योर ओन। सो एट दैट एज ना तुम्हारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉग हो जाती है। सो दैट वॉज द फर्स्ट चॉइस। आई इंटेंशनली गेव माई सेल्फ अ वेरी हार्ड ऑप्शन ऑन दैट। सेकेंड थिंग मेरा ये था कि यार आई वॉज लाइक कि आई हैड रियलाइज कि मेरे को ना टेक्निकल सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा, एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में मैं अपनी क्लास में टॉप कर रहा था।
So I wanted to test myself out कि if I get paid for technical stuff, कि अभी तो कॉलेज में तो चलो दोनों चीज़ें बराबर हैं. If I get paid for doing technical stuff, will I still enjoy it or not? I was like, if I enjoy it, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के पैसे मिल रहे होंगे और मेरे को मज़ा आ रहा होगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर बना लूँगा. बट अगर पैसे मिलने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा होगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर बनाने के बारे में सोचना छोड़ दूंगा. तो लोग जनरली जाते हैं अपनी इंटर्न पे अपना करियर बनाने. मैं इंटर्न पे गया था टेस्ट करने कि कैन आई डू आई रियली वॉन्ट टू चेंज माई करियर नॉट. ऑब्वियसली अगर मैं यही घर पे बता देता तो वो गुस्सा हो जाते मेरे से, फिर वो नहीं भेजते मेरे को. तो और मैं आया, मेरे को लाइक आई मेड मनी, आई गॉट पेड, आई लिव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री. आई लव्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग ऑफ दैट इंटर्नशिप अपार्ट फ्रॉम द वर्क आई डिड. एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट इवन मनी विल नॉट मेक मी वेरी हैप्पी इफ आई डू इलेक्ट्रॉनिक्स. सो दैट इज वेयर इन अ थर्ड ईयर at the age of 20 or 21, I think 21, I decided that I will drop coding and electronics as a career path. Which meant, Shloka, कि 95% of the jobs in the campus were out. So this was a very big decision that I had to take. कि can I go into a contrarian path or not? Contrarian क्या होता है? Contrarian होता है जो आपके नॉर्मल उसूलों और नॉर्मल इच्छाओं और नॉर्मल नॉर्म्स जो मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट हो. जो आपके हाँ मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट जो होता है, जो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेड यूजुअल पाथ के अगेंस्ट होता है. तो मैंने कहा कि अब आईआईटी में अगर मेरे को नॉन टेक की ब्रांच चाहिए तो नॉन टेक की जॉब चाहिए तो कहाँ मिलेगी. फिर मेरे को पता चला कि एक कंपनी आती है ट्रेडिंग की, वो फ्यूचर्स फर्स्ट, और ऐसी सिर्फ श्लोका 2 या 3 कंपनीज आती थी कैंपस में. तो मेरे को बहुत क्लीनली पता था कि अगर मेरा इन 2 कंपनीज में नहीं हुआ तो मैं जाऊँगा आईआईटी से अनप्लेस्ड. एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ फायर कि भाई अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके बाय डू एनीथिंग दैट यू वांट टू. But basically, you have to crack those 2 jobs. And ultimately, luckily, I got selected in one of those companies. Right after my college, in fact, मैं IIT रुड़की से निकला था and सब बच्चे basically मेरी ब्रांच में कोडिंग पे जाते थे. Like 45 बच्चों का बैच था, I think 43 की जॉब लगी थी. 41 या 42 basically went into coding jobs. Me and probably one more guy, कि यार हम non-tech job करेंगे. And I took that job as a trader. So 2 years later, I was absolutely tired of that job. And I was loving that job because in my headspace, I was playing a video game and I was getting paid to play a video game. And if I hit a high score, I will get even more bonuses. And the money was really good. It was one of the highest paying jobs at the campus. You know why I got tired? One, because everybody was talking just about money. That was one. Second, as a trader, you are taking a decision every second. Every second. To invest or to not invest, to invest or to not invest, to cut your position, to not cut your position, to cut your position, to not cut your, to invest and cut or to cut to and invest and whatever else, right? I graduated in 2013 out of IIT Roorkee, and I was like कि यार मैं तो IIT गया हूँ तो करेक्ट, लाइफ सेट है. मेरे को तो यही सिखाया गया था, ठीक है. उसके बाद मैं ट्रेडिंग की जॉब में गया था. मेरे को ट्रेडिंग भी कॉलेज के सीनियर्स ने यही बोला था कि यार या तो 30 तक रिटायर हो जाएगा या फिर अल्ट्रा रिटायर हो जाएगा. मतलब अब तो मतलब मर्सिडीज ऑडी आनी मेरे को पता भी नहीं था मर्सिडीज ऑडी क्या होती है, बट ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन आई वॉज वेरी न्यू टू दीज टर्म्स. मेरा आई थिंक जॉइनिंग CTC कुछ 8-10 lakhs के बीच में था एज अ ट्रेडर, एंड देयर वर देन ऑब्वियसली बोनसेज ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू परफॉर्म वेल. आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल परफॉर्मिंग ट्रेडर्स इन द, मतलब अपनी कैटेगरी अपनी एज में आई वॉज वन ऑफ द टॉप 3 ट्रेडर्स प्रॉब्ली इन द कंट्री. देन सेकंड ईयर भी ऑब्वियसली सिमिलर सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलरली थिंग. देन आई बेसिकली क्विट माई जॉब, ठीक है, इन 2015. सो 2013 में 10 लाख की सैलरी है, 2014 में शायद 10 लाख की सैलरी होगी. 2015 में सडनली आई क्विट माई जॉब. माई सैलरी बिकम्स वॉट 0. नाउ ओवर द लास्ट 2 years वॉट एवर आई हैड सेव्ड is what I was using. Me and my co-founder both, we were using that to run our lifestyles, run our startup, pay anybody else who we hire, and blah blah blah. 2015 entirely 0 salaries. 2016 nothing salaries. 2017 कंपनी बंद हो गई, ठीक है. कंपनी खत्म हुई तो एक बात थी, हमें रियलाइज हो कि कंपनी और सेविंग्स साथ साथ खत्म हो गई हैं, ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली तुम 2.5-3 साल से बेसिकली अपनी सेविंग्स के भरोसे चला रहे हो. तो 2015 में 0 सैलरी, 2016 में 0 सैलरी, 2017 में 0 सैलरी, 0 नेटवर्थ. एंड नाउ आई एम वॉट, आई एम 26-27 years of age and I'm an IIT grad. People around my age are getting married or they're buying houses or they're buying cars or they're in the US. वहाँ पे जाके मास्टर्स कर रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं. एंड मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग इन मेट्रोज. वाई एम आई ट्रैवलिंग इन मेट्रोज? बिकॉज आई कांट अफोर्ड कैब्स. वाई कांट आई अफोर्ड कैब्स? बिकॉज दिन में 5 मीटिंग्स करनी है एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर ओन सेविंग, सो यू विल नॉट. मी एंड माई को-फाउंडर बोथ, लाइक वी बोथ डिड दैट. होता है पीयर प्रेशर जहाँ पे सब अच्छा कर रहे हैं और तुम भी उनके जितना ही अच्छा करना चाहते हो. एक होता है पीयर इन्फीरियोरिटी सिंड्रोम जहाँ पे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और तुम इतना ख़राब कर रहे हो कि यू आर नॉट इवन बियॉन्ड द बेस लाइन, ठीक है. 18 में बेसिकली क्लास में स्टार्ट हुआ. आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वी रेज सम बिट ऑफ कैपिटल. आई थिंक 18 में मेरी सैलरी 25,000 पर मंथ थी. BPO सैलरी, मतलब कॉल सेंटर की सैलरीज होती थी उस टाइम पे, उससे ज़्यादा. एंड आई वाज लाइक यार ठीक है, बट कंपनी स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा ही फंड रेज किया था. 2019 इज़ व्हेन वी आई थिंक मूव्ड आवर सैलरीज टू 40,000 और समथिंग. फिर वो 2020 में 80,000 गया. फिर आई थिंक 21 में जाके मेरी ₹1,00,000 महीना सैलरी हुई थी, विच वॉज वेरी सिमिलर टू माई सैलरी
back when I had left college from my fresher job. Trader job. 8 साल लग गए श्लोका मेरे को, 8 साल. 2021 में when my salary was close to $1 lakh probably. 2021 में I turned 30. June 2021 में we get an acquisition offer of $300 million USD from a top edtech brand in the country. One Academy से offer आया था हमें तब, ठीक है. They were very generous actually. We said a no to that offer. Why? The same reason why we were okay to work without money for the first 8 years of our life. Because what the real fun was to build a company, real fun was to see it grow, real fun was to learn how right from hiring to sales to product building to marketing and growth is actually done. Real fun was to learn how do we do different fundraise कैसे करते हैं, M&As कैसे करते हैं, international expansion कैसे करते हैं. Because हमारा point था कि अगर ये हमने सीख लिया, like if we have all of these learnings, then earning will keep on again and again and again and again. What was very important was for us to learn that sport. मतलब एक बार अच्छे से बैटिंग सीख ली तो फिर आप बहुत सारे छक्के मार सकते हो. फिर आपको लाइक यू डोंट नीड टू बी बैंकिंग ऑन दैट 1/6 टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. सो पहली बात हमें वी वांटेड टू लर्न बिकॉज एंड वी वर रियली लविंग व्हाट वी आर डूइंग. आई लव व्हाट आई डू. But I don't understand why you say no to it. या सो 2 reasons. 1, अगर हम वहाँ पे कंपनी बेच देते तो हमारी तो सारी लर्निंग्स पैसे आ जाते, अर्निंग आ जाती, लर्निंग रह जाती, ठीक है. वो जो सीखने का मौका होता है, क्योंकि तब हमने एक कंपनी हम ऑलरेडी बंद करवा के बैठ चुके थे. 2018 में कंपनी स्टार्ट हुई है. 2-3 साल बाद जाके अब दिख रहा है कि हाँ कंपनी कोविड की टेलविंड आ रही थी, सॉफ्टवेयर बना रहे थे एजुकेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स के लिए. सो लाइक कि अब चांस मिला है कि सीखें कि कंपनी बनती कैसे है. और जब बनने का चांस आया तब तुमने बेसिकली तुम रिटायर हुए, ठीक है. तो पहली बात तो वो नहीं करना था. लाइक आवर जर्नी वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. इट्स लाइक कि आपने डेब्यू किया और आपने पहले 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज मार दी और फिर अब आपने कहा कि ठीक है मैं 100 CR लेकर रिटायर हो जाता हूँ. नहीं, यू आर ऑन अ रोल, यू आर लर्निंग हाउ टू प्ले वेल. यू विल प्रोबेबली से कि यार हाउ कैन आई बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेयर. So money was never the motivator for you. So money was 200 crore looking at 10% 200 crore. तो money was a factor. 200 crore बैठ के तो मतलब you're set, पुश्ते set है. Exactly my problem. तो सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि अगर उसके लिए ही कर रहा होता तो फिर पिछले 8 साल से जो बेसिकली स्ट्रगल आप कर रहे हो then you would have given that up. But what a gamble. Next time नहीं था ऐसा हो तो. That is where I said decision fatigue, ambiguity, because the first thing that you have to bet on is yourself. Then you have to bet on everybody who you bring into the team, and then you have to bet on everything that they decide for the company. So becoming a founder is a 3-step bet, but it starts from betting on yourself. So मेरा पहला point था कि यार हम like we will not be able to learn how to make a business, and then we will basically shortchange ourselves. It's like saying कि यार आपका कोई स्टॉक है जो 1 महीने में डबल हो गया है, अब आपने उसको कट कर दिया. नहीं यार, अगर आपको लगता है कि वो 2 की जगह 3x 4x हो सकते हैं, चाहे वो 1 महीने की जगह 10 साल में हो या 1 साल में हो, you will still be happy about it, right? Second thing was कि like what would we do after all that money? We are 30. We are just 30 years of age. Like, what will I do? If I have nothing else to do, then I will fall into the same toxic traps that a lot of rich people actually fall into. Then you basically look for alternate forms of entertainment, which was not our choice. I was like, yeah, most probably, we'll build up another company. क्योंकि that is what we wanted to do. पिछले 6-7 साल से हम यही एफर्ट मार रहे हैं कि हम एक कंपनी बना लेंगे. अब अगर यहाँ पे पैसे आ भी गए तो then we'll again go back and start creating a new company. And if we have to create a new company altogether, then we are bloody happy with the one we already have. And we basically will make it a bigger one. अब यार हमने भी कहा कि ठीक है, it is not because of the offer, or we are very thankful, grateful. मतलब it's a great validation, but this is not the only thing that we want to sort, because we want to go and build more stuff in life. तो फाउंडर बनने का ना एक और वो भी प्रॉब्लम है. मतलब प्रॉब्लम तो क्या है, ट्रेट है यार. आपको ना सारे टाइम एक्टिव रहने का कीड़ा लग जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि सारे टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो. कुछ बिगड़ रहा है तो उसको सही कर दो, कुछ सही चल रहा है तो उसको और अच्छा कर दो, ठीक है. जितने भी पैशनेट करियर्स हैं, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डायरेक्शन हो गया, हाँ डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, राइटिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये वो काम है जो जितने भी लोग ये काम करते हैं ना, उनको ये काम अच्छा लगता है. उनके लिए दिस इज नॉट वर्क एनी मोर. दे आर इन दैट इंटरसेक्शन वेयर वॉट दे डू and what they like doing is the same thing, and उसका अगर intersection आ गया to what they are good at, then they become like absolutely great people. because जो तुम कर रहे हो और जो तुम करना चाहते हो, और अगर तुम उसमें अच्छे भी हो, फिर तुम फोड़ दोगे ज़िंदगी में, राइट. बिकॉज होता क्या है कि कुछ भी आपको कहीं भी आप एक्सेल करोगे, आपको ना 10,000 आवर रूल होता है एक, मतलब आई डोंट नो, वो टिम फेरिस वाला ना. हाँ, टिम फेरिस का वो 10,000 आवर रूल है कि आप 10,000 आवर्स ना कुछ भी कर लो, आप दुनिया के ना टॉप 1% में आ जाओगे. एक्चुअली पता है वो 10,000 से यार बार बहुत नीचे है. मतलब 2-3 हज़ार घंटे में ना गेम चेंज हो जाता है. जेई की तैयारी 2-3 हज़ार घंटे की होती है, और वो कंपैरेटिवली इंडिया का 1% है. 2-3 हज़ार घंटे आप अगर जिम जा रहे हो रोज़, तो दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 8 साल लगातार विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी फेस्टिवल्स, एक साल में 365 दिन होते हैं. तो 3,000 दिन का मतलब है कि आप 8.5 साल, ऑलमोस्ट 8-8.5 साल रोज़ जिम जा रहे हो. 6 पैक आ जाएगी यार. मतलब इट्स नॉट हार्ड, 1000 में भी आ जाएगी एक्चुअली. सो आई थिंक वो लाइफ में ना वो 2,000-3,000 आवर्स लगाना बहुत ज़रूरी है
to anything. And which is, by the way, a great thing. If anybody wants to be wealthy and rich in their life, they can't substitute like hours. Hours is the simplest and the easiest cheat code that is out there. You pick up hours into something and you'll do well. Now, the only way to do hours in something is only if you like it. Unless you are a child and you've been forced by your parents and you don't have the ability to say a no. But these days you also have something called the, invented by me, passion of paradox. You know, there's a paradox of choice. Social psychology में एक term है, paradox of choice. इतने सारे choices हो गए कि बंदा करे क्या? Abundance. हाँ, abundance of choices. तो अब करेगा क्या इंसान? तो अब what do I like doing? I don't know. I obsess over something for a short period of time. फिर मुझे कुछ और करना है, फिर मुझे कुछ और करना है. तो वो ultimate चीज़ है क्या जिससे मैं align रहूँ और जिंदगी भर मैं जानूँ that this is my goal? For example, this is a beautiful question. So I am somebody who's a big fan of advocating that you should try as many things as you want in life. ठीक है? I am also a big believer of that. I just have 2 rules. ठीक है? I'm like कि don't try multiple things in parallel. ठीक है? You have no athlete in the world is a gold medalist in 2 sports. I think the number of people in the history of Olympics who have won a medal in more than 1 sport Correct. is probably less than 5. ठीक है? Last I checked, I think it was less than 5. Like there are very few people who can run multiple companies and still be successful. Elon Musk is probably a rarity and a genius at that, but not many people. बाकी जितने जो Elon Musk के बाद अगले 10 लोग हैं वो भी उतने ही smart हैं, ठीक है? You can't have an undivided attention and undivided energy because everybody is top of it. So I think the first thing that I believe in that a great chef also is never able to make 2 concurrent opposite dishes. Correct. Right? So I'm like try out a lot of things. Sequential experimentation is far more productive than parallel experimentation. तो यार अगर आपको लाइफ में 3-4 चीज़ें ट्राई करनी है ना तो आई वुड से कि यार आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल निकाल लो और आप ईयर मार्क कर लो कि हाँ मैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में ये करूँगा रैदर देन कि आप 4 साल वो चारों ही चीज़ें कर रहे हो क्योंकि आप वो चारों साल चारों चीज़ें कर रहे हो ट्रस्ट मी यू विल नॉट गेट गुड एट इट नॉट लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो हमारा पहला स्टार्टअप बंद हुआ था क्योंकि हम भी ना 3 या 4 मॉडल एक साथ कर रहे थे मल्टीटास्किंग हाँ मल्टीटास्किंग कर रहे थे क्योंकि हम तो ऑलराउंडर है ना इस देश में हर कोई पता है ऑलराउंडर बनना ही चाहता है बिकॉज बैटिंग भी मिल जाएगी और बॉलिंग करने को मिल जाएगी तो तुम तो यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर द टाइम दैट यू गेट टू प्ले यू एक्चुअली हैव टू फिगर आउट what gives you the most joy because that is what I was telling you like you can only do something for 2,000-3,000 hours if you really enjoy it only if you enjoy it will you do that for so much time and only if you do it for so much time will you actually get good at it and Shloka only if you get as much good at it will somebody actually pay you disproportionately for it so this year we are actually introducing life courses at Polaris so now we have selected कि यार हर बच्चे की ना लाइफ में एक स्किल होनी चाहिए हम सोच रहे हैं कि 2030 में what are the skills that kids should have So we had said that financial literacy should be a skill, content creation should be a skill, sales should be a skill, public speaking should be a skill, interview लेना और interview देना दोनों बहुत बड़ी skills हैं ठीक है cold mailing करना एक बहुत बड़ी skill होती है जो लोगों को नहीं पता होती मतलब मैंने अपने सेकेंड ईयर में पोर्चुगल में एक इंटर्न करी थी और वो इंटर्न इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने 800 प्रोफेसर्स को कोल्ड ईमेल किया था और मेरे को सिखाया था मेरे एक सीनियर ने सो हम लाइक कि दीज आर द काइंड्स ऑफ स्किल्स ठीक है और पब्लिक एटिकेट फॉर एग्जाम्पल सो ये सब ना स्किल्स हैं जो तुम्हें चाहिए होंगी एक्सेल करने के लिए तुम्हें जॉब तुम्हारी एवरेज जॉब तो लग जाएगी इन सब के बिना भी बट लाइक दीज आर द स्किल्स Get you to that 1%. हाँ मतलब जो तुम्हें टॉप एंड एग्जीक्यूटिव या फिर पोटेंशियली एक स्टार्टअप फाउंडर बना सकती है Okay. ठीक है तुम्हें बियॉन्ड जस्ट अ डेवलपर जो चीज़ें ले जा सकती है वो शायद ये टाइप की चीज़ें बिकॉज अ टेक एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट समबडी हु कैन कोड एंड सेल बोथ Okay, but if not a tech entrepreneur, just generally, do you think these skills matter करती हैं? एब्सोल्युटली यार तो आप एक बात बताओ ना अगर लेट्स आप गूगल के इंटरव्यू में जा रहे हो और गूगल के इंटरव्यू में लेट्स से एक रोल के लिए हायर होने हैं और 2 लोग हैं आपको क्या लगता है वो दोनों स्मार्ट नहीं होंगे अगर कोई 2 लोग थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को क्रॉस करके फाइनल 2 में पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली ऑन देयर कोडिंग स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स दे वुड बी एट पार व्हाट वुड डिफरेंशिएट देयर पर्सोना देयर पर्सनैलिटी देयर टीम वर्क their ambition in life, their general conduct. Understood. UPSC में भी लास्ट में एक इंटरव्यू राउंड होता है ना IIMS में भी एक इंटरव्यू राउंड होता है why because they like यार would this person be Face the world. can they be respected will the other people like working with them or not so this year we are actually introducing in Polaris कि यार beyond just coding skills beyond just tech jobs beyond just robotics beyond just circuit stuff like what are the life skills so that tomorrow when kids come out of Polaris can they crack exponential careers rather than just be a software developer तो बन ही जाएंगे वो तो हम सिखा ही देंगे like because that is what we have done for the last 10 years we have built India's one of the largest SaaS companies like Class Plus in education is probably the like overall across our products we see like 30-40 lakh daily users 5-6 crore monthly users so tech तो बनाना आता ही है हम लोग को like we know how to hire engineers how to train engineers
That is not a tough part for us. The bright and the part where I am very excited about is कि how many kids out of the Polaris ecosystem can actually go and do disproportionate and exponential things in life. कितने उसमें से जाके रिसर्च में फोड़ सकते हैं, कितने उसमें जाके प्रोडक्ट डिजाइन में फोड़ देंगे, कितने उसमें जाके अपना टेक का खुद का धंधा स्टार्ट करेंगे, चाहे टेक का करें चाहे नॉन टेक का करें, कितने हो सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी के कंटेंट क्रिएशन में एंटर कर ले, हो सकता है कोई रोबोटिक्स ड्रोन्स में कुछ कर ले. आई एम ओके, आई एम नॉट क्रेविंग कि यार हर किसी को गूगल में जाना है, हर किसी को अमेजोन में जाना है, हर किसी को जिसको जाना है उसको तो रास्ता मिल जाएगा. बट फॉर एवरीबडी एल्स आई एम ऑलवेज pushing and trying to create a culture at Polaris कि यार how can they do really well in life, not just from a vertical thing. लास्ट डेकेड में इंडिया में 105 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर है. उनमें से ओनली 23 आर प्रॉफिटेबल. तो जैसे ही इंसान सोचता है यूनिकॉर्न, मुझे तो ऐसे ही लगता था अरे 1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन तो यार तुमने तो प्रॉफिट बनाना चाहिए, लेकिन तुम तो प्रॉफिट बना ही नहीं रहे हो. तो क्या समझाइए इसके बारे में मुझे. नहीं तो दो चीज़ें होती हैं. पहली बात तो पीपल इन्वेस्ट, लाइक बिग इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट in a company's ability to make profit tomorrow. Okay, it's not about कि आज profit है. For example, Amazon was non-profitable for, I think Amazon पिछले 5-6 साल पहले ही just profitable हुए. Like Amazon it was as big as anything and it was a non-profitable company because देखो profitable होने के ना लॉस मेकिंग होने के 2 रीजंस होते हैं, एंड दैट इज व्हाट स्मार्ट टैलेंट हैज टू फिगर आउट कि भाई तुम्हारी कंपनी लॉस मेकिंग होने. ओपन एआई आज भी लॉस मेकिंग है, एंथ्रोपिक आज भी लॉस मेकिंग है, ठीक है, बट दे आर स्टिल वैल्यूड एज लाइक बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल. तो अब वो पोटेंशियल कैसे आता है कि यार एक तरीका ये होता है कि यार कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू बनाती है और 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट बनाती है लेट से, लेकिन कंपनी कहती है कि यार मेरे पास एक और मार्केट मैंने आइडेंटिफाई करा है जहाँ पे अगर मैं आज 20 रुपये लगा दूंगा तो कल वो 20 के 100 बन जाएंगे, लेकिन अगर आज वो 20 रुपये लगाएंगे तो 10 माइनस 20 बेसिकली वो -10 के प्रॉफिट पे, -10 के लॉस पे पहुंच जाएंगे. और एक टाइप की कंपनी होती है जो 100 रुपये का ही सेल्स करती हैं, बट वो फंडामेंटली उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, उनकी मार्केटिंग स्पेंड्स, उनके पे आउट स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं कि वो 100 रुपये के धंधे पे ही -20 का लॉस बनाती हैं. सो सम कंपनीज आर लॉस मेकिंग बिकॉज their fundamental business is broken. Some companies are loss making because they are reinvesting their profits into bigger ventures. So Amazon was fundamentally profit making, but Amazon leadership team said that whatever profit comes we will reinvest it like a seed so that it also expands and multiplies. because उनका पॉइंट था कि अगर वो पैसे मेरे बैंक में पड़ रहेंगे वो 6% 7% का इंटरेस्ट देंगे, उससे अच्छा मैं किसी को इसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ. लाइक दैट्स लाइक रिच पीपल रीइन्वेस्टिंग देयर पोर्टफोलियो, राइट. यार ये लोग पैदा ही उस जमाने में हुए हैं, मतलब जहाँ पे खाना 10 मिनट में आ रहा है, कंटेंट 60 सेकंड में ख़त्म हो रहा है. एवरीथिंग इज़ वेरी मच अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड सोशल वैलिडेशन. टेल यू वन थिंग, देयर इज़ नो बिगर मैजिक देन कंपाउंडिंग. आई डोंट नो ऑफ एनी ग्रेट लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट और celeb or a media artist or even founders who have escaped compounding. Anybody who shines for only 3-4 years is called good. Anybody is only called great when they shine for 10+ years. That's why like Gen Z should also try to build careers or professions which are actually 10 years longer. So at this point also, if they're whether they're checking their education or their stream or whether they're picking up their jobs or what, I think they should do it in a field where either the field या तो वो फील्ड ही बेसिकली 10 साल तक रेलिवेंट रहेगी, या फिर वो इतने पैशनेट और इन्वॉल्व हैं उसमें या इतना लाइक करते हैं कि वो उसको 10-15 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं. बट अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो कंपाउंडिंग वोंट हैपन. Mr. Mukul Rustagi, thank you so much. Pleasure and My pleasure. wishing you Thank all you. the strength and very inspirational. और I just hope you just rise and grow and आपका that passion for education जैसे मैं कह रही थी वो बहुत निखर के आ रहा है. You're so passionate about it. I owe everything that we've been able to do to the education we got. There's no reason why we should not double down on that philosophy and probably make that happen for 100 times more people. Absolutely. That's what keeps us going. Great. Thank you so much. All the best. Bye. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.